हेलो। आज हम फिर से कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यूनिट 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन इकोलॉजिकल मॉडलिंग द टर्म होम्योरेसिस रेफर्स टू स्टैटिक इक्विलिब्रियम, cyclical oscillation, maintenance of a dynamic trajectory and resistance to succession। एक्चुअल में जो हमारा होम्योरेसिस है, ये प्रॉब्लम है किस चीज़ की? ये प्रोसेस है वेयर अ बायोलॉजिकल सिस्टम पर्टिकुलरली डेवलपमेंट मेंटेन्स अ ट्रेजेक्ट्री टू फ्लो रैदर देन रिटर्निंग टू अ स्पेसिफिक इनिशियल स्टेज। मीन्स ये मेंटेन कर रहा है एक फ्लो को, एक फिक्स हम उसमें स्टेट्स में वापस नहीं आ रहे हैं, है ना। एंड ए सिस्टम्स टेंडेंसी टू रिटर्न टू अ डायनामिक ट्रेजेक्ट्री और फ्लो रैदर देन टू अ फिक्स स्टेट, जहाँ ये थोड़ी सी डिफर करती है होम्योस्टैसिस से, जहाँ हमारे पास क्या होता है, ये रिटर्न करता है किसी कांस्टेंट स्टेट को। यहाँ हमारे पास कोई कांस्टेंट स्टेट को नहीं, बल्कि एक पर्टिकुलर डायनामिक ट्रेजेक्ट्री को ये मेंटेन करता है। इसलिए आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दिस मेंटेनेंस ऑफ अ डायनामिक ट्रेजेक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which process leads to the transformation of a organic carbon into a stable humic substances in soil? Mineralization, nutrification, humification and denitrification। तो इसका सीधा सीधा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ह्यूमिफिकेशन। क्वेश्चन क्या था? विच प्रोसेस लीड्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन इनटू ह्यूमिक सब्सटेंसेस। तो उसका सीधा सीधा ऑप्शन आंसर है ह्यूमिफिकेशन, टर्न्स करता है उसको। थर्ड क्वेश्चन है इन एन एटमॉस्फेरिक कार्बन बजट द लार्जेस्ट फ्लक्स ऑफ CO2 इज एसोसिएटेड विद ओशन एटमॉस्फेरिक एक्सचेंज, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, फॉसिल फ्यूल कंबशन में और वॉल्केनिक एक्टिविटी में। तो इसको पहले थोड़ा सा वैसे देख लेते हैं कि एक्चुअल में कितनी फ्लक्स ज़रूरत पड़ती है किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में। ठीक, तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू 120 फ्लक्स यानी GTC पर ईयर। रेस्पिरेशन में हमारा 119 GTC पर ईयर। व्हेन इट कम्स टू द थर्ड प्रोसेस, दैट इज़ योर ocean atmospheric exchange, it is very much similar to 190। fossil fuel combustion में हमारा होता है 9 to 10 and whereas this large use change में हमारा deforestation में very much similar to 1 to 2। तो अगर हम इससे देखें तो हमारे पास सीधे सीधे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रोसेस में अगर हम देखें तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों प्रोसेस को मिला के हमारे पास सबसे ज़्यादा इनफ्लक्स, लार्जेस्ट फ्लक्स जो होता है वो एसोसिएट होता है किससे? फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन से मिलके। उसके बाद ये थोड़ा कम होता है, ये और कम होता है। ठीक, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्नओवर टाइम ऑफ एन एलिमेंट इन अ रिजर्वर इज कैलकुलेटेड बाय। तो नॉर्मली हम जो टर्नओवर टाइम कैलकुलेट करते हैं किसी भी रिजर्वेयर का, वो देखते हैं कि कितना स्टॉक है, ठीक है, और उसमें कितना उसका फ्लक्स है। तो स्टॉक का मतलब क्या हो गया कि अमाउंट कितनी है रिजर्वेयर में, ठीक, और उसको डिवाइड कर देते हैं हम रेट ऑफ इनपुट से। और जहाँ हम सपोज करके चल रहे हैं, और रेट ऑफ इनपुट और रेट ऑफ आउटपुट, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि रेट ऑफ इनपुट इज इक्वल टू रेट ऑफ आउटपुट। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दिस स्टॉक डिवाइडेड बाय फ्लक्स। ठीक, यही हमने लिखा है कि टर्नओवर टाइम, इसका मतलब क्या हो गया कि हाउ लॉन्ग एन एवरेज एन एलिमेंट स्टेज इन अ रिजर्वायर बिफोर बीइंग रिप्लेस होने से पहले कितने टाइम तक कोई एलिमेंट रिजर्वायर में रहता है। और हम ये मान के चल रहे हैं स्टेडी स्टेट है, तभी हमने लिखा है डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इनपुट और आउटपुट। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेट्रीवोर्स प्राइमरली कंट्रीब्यूट टू विच इकोसिस्टम प्रोसेस। ठीक, प्राइमरी प्रोडक्शन, सेकेंडरी एनर्जी फिक्सेशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग।
तो हमारे जो एक्चुअल में डेट्रीवोर्स हैं वो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में यूज़ होते हैं। ठीक, एक्चुअल में थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि ये क्या है, कि ये ऑर्गेनिज्म हैं दैट फीड करते हैं किस पे, ऑर्गेनिक मैटर्स पे। कौन कौन से, जैसे अर्थवॉर्म्स हो गए, कुछ इंसेक्ट्स हो गए, फंजाई हो गई, वुडलाइस हो गई, मिलीपीड्स हो गए। ठीक, तो ये किस में यूज़ हो रहे हैं, डिकम्पोजिशन में और न्यूट्रिशन साइकिल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया आंसर नंबर डी। तो आंसर नंबर डी का मतलब हो गया न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी कंट्रोल ऑन द रेट ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल इन अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज। तो जो न्यूट्रिएंट साइकिल है ना वो अभी ये सिमिलर है ऊपर वाले क्वेश्चन से। तो हमारे पास पहला आंसर है, पहला ऑप्शन है टेम्परेचर, रेनफॉल, माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ एंड लिटर इनपुट रेट। तो अभी हमने देखा कि जो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग होती है ना वो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़, जो इस पे कंट्रोल होता है वो किसका होता है, माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ का। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं उसमें वार्म टेम्परेचर एंड हाई जो ह्यूमिडिटी होती है, इट क्रिएट्स आइडियल कंडीशन फॉर रैपिड डिकम्पोजिशन बाय माइक्रोब्स एंड डेट्रीवोर्स। दिस फास्ट डिकम्पोजिशन क्विकली रिलीजेस न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर बैक इनटू द सॉइल। ठीक, उसके बाद इन एनर्जी फ्लोज मॉडल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एनर्जी फ्लो मॉडल्स एसिमिलेशन एफिशिएंसी रेफर्स टू energy lost as heat, percentage of ingested foods that is assimilated, net production efficiency and transfer from producer to herbivores। एक्चुअल में जो हमारी एसिमिलेशन एनर्जी होती है ना उसको हम क्या कह रहे हैं, दैट इज एब्जॉर्ब्ड और एसिमिलेटेड इनटू अ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रादर देन लॉस्ट एज अ वेस्ट। मीन्स हम इसको क्या कह रहे हैं, द परसेंटेज ऑफ कंज्यूम फूड एनर्जी। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या हो गया, सीधे सीधे अब देखो पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। जो हमारी एसिमिलेशन, सॉरी दिस इज शुड नॉट बी एनर्जी, दिस शुड बी एफिशिएंसी, विल बी इक्वल्स टू एसिमिलेटेड एनर्जी बाय इंजेस्टेड एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस क्योंकि हम इसका परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इसका मतलब सीधे सीधे क्या आंसर हो गया, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, सॉरी आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जो एसिमिलेशन एफिशिएंसी है वो रेफर करती है किसको, परसेंटेज ऑफ द इंजेस्टेड फूड दैट इज एसिमिलेटेड। एसिमिलेटेड मतलब एब्जॉर्ब्ड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट ट्रॉपिक एफिशिएंसी इन जनरल इकोसिस्टम। ठीक, अब देखो इसका सीधा सीधा आंसर है प्रोड्यूसर। ठीक, तो जो प्राइमरी जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं वो नॉर्मली हमारे पास सीधे सीधे दे हैव हायर ट्रॉपिकल लेवल एफिशिएंसी, बट इन टर्म्स ऑफ एसिमिलेशन एंड प्रोडक्शन एफिशिएंसी उस केस में हमारा कार्निवोर्स में सबसे ज़्यादा होती है। तो नो, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेस बाय लाइटनिंग। जब लाइटनिंग होती है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस में क्या फॉर्मेट होता है, तो करेक्ट आंसर विल बी नाइट्रेट। इसकी थोड़ा सा इक्वेशन देख लेते हैं। ठीक, जब लाइटनिंग होती है तो वो क्या करेगा, इट प्रोवाइड्स द एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड्स इन नाइट्रोजन गैस। ठीक, फिर नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इट विल प्रोड्यूस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड ऑल्सो। ठीक, एंड देन दीज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स डिजॉल्व इन रेन वाटर टू फॉर्म अ नाइट्रिक एसिड, और उसके बाद वो नाइट्रिक एसिड जब डी एसोशिएट होती है वाटर के साथ तो वो रिलीज करती है क्या, नाइट्रेट आयन। तो आंसर वाज नाइट्रेट आयन विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द माइक्रोबियल कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स टू नाइट्रोजन। दोबारा से बता रहे, द माइक्रोबियल कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्रोजन गैस अंडर एनारोबिक कंडीशन इज कॉल्ड। इसका आंसर शुड बी डीनाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मैक्सिमम एंट्रोपी प्रोडक्शन प्रिंसिपल सजेस्ट दैट द इकोसिस्टम्स इवॉल्व टूवर्ड्स।
तो एक्चुअल में जो हमारा इकोसिस्टम है, इट इवॉल्व्स टूवर्ड्स मैक्सिमम डेसिपेशन ऑफ अवेलेबल एनर्जी. तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द CN रेशियो इन डिकम्पोजिंग मटीरियल इफेक्ट्स. अभी हमने देखा था कि इट विल सिंपली हेल्प डिकम्पोजिशन एंड देखो फर्स्ट आंसर ऑप्शन इज rate of photosynthesis, microbial respiration, decomposition rate and nutrient release and albedo. So the correct answer will be option number C, क्योंकि the rate of decomposition and the nutrient mineralization in immobilization in soil, the ratio of carbon and नाइट्रोजन, इस सिंपली क्या शो कर रहा है, रेशियो ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन. अगर हमारे पास हाई कार्बन नाइट्रोजन का वो है, इसका मतलब क्या हो गया, कार्बन हमारे पास ज़्यादा हो गई, लेस हो गई नाइट्रोजन. अगर हमारे पास नाइट्रोजन लो का CN रेशियो का मतलब जैसे ग्रीन लीव्स में या मेनोर्स में हमारे पास क्या होता है, लो कार्बन टू N रेशियो होता है. इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास ज़्यादा नाइट्रोजन है और लेस हमारे पास क्या है, ठीक, नाइट्रोजन है. इसका मतलब क्या हो गया, तो करेक्ट आंसर विल बी डिकम्पोजिशन रेट. ठीक है, इट विल इफेक्ट्स योर डिकम्पोजिशन रेट एंड न्यूट्रिएंट्स रिलीज. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज यूज टू असेस ट्रॉपिकल स्टेटस इन एक्वेटिक इकोसिस्टम. इनमें से कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो असेस करता है ट्रॉपिकल स्टेटस को. पहला ऑप्शन है टर्बिडिटी, रेडॉक्स पोटेंशियल, सैची, डेप्थ एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ द अबव. तो ये चारों ही इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. इसके अलावा भी कुछ इंडिकेटर हैं, वो इंडिकेटर हैं हमारे पास क्लोरोफिल ए, टोटल फॉस्फोरस, सैची डेप्थ, टोटल नाइट्रोजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन. ये सारे इंडिकेटर हैं जो डिफाइन करते हैं किसी सिस्टम को. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेडॉक्स पोटेंशियल in soil influences the availability of phosphorus and potassium, iron and manganese, calcium and sodium and silicon and aluminum. तो जो redox potential है वो बेसिकली इन्फ्लुएंस करता है किसकी अवेलेबिलिटी को, आयरन एंड मैग्नीज की. ठीक, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि जो redox potential है, it is a measure of soil's tendency to accept or donate electrons during chemical reactions जब हमारी होती हैं, especially those involves oxidation and reduction. ठीक, तो ये soil की tendency है to accept or donate electrons. ठीक, और actual में it influences the availability of nutrients like nitrogen, iron, manganese and phosphorus. So the correct answer will be option number B, that is iron and manganese. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम स्टेबिलिटी. फर्स्ट वन इज फंक्शनल रिडंडेंसी, नेक्स्ट ऑप्शन इज नीज कॉम्प्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंटारिटी एंड जेनेटिक बॉटलनेक एंड रेजिलियंस. तो एज यू नो कि फंक्शनल डिपेंडेंसी, नीश और रेजिलियंस, ये तीनों फैक्टर किसके फंक्शन है, ये फंक्शन है बायोडाइवर्सिटी के. ठीक, तो इनमें से एक ही ऑप्शन है जो इसमें से ऑड है, ऑड वन है, दैट इज जेनेटिक बॉटलनेक. तो उसको करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक ओपननेस इन इकोसिस्टम इम्प्लाइज. एक्चुअल में जहाँ हमारे पास कोई भी सिस्टम, इकोसिस्टम अगर वो ओपन है तो इट सिंपली मीन्स इट अलाउज एनर्जी और मैटर टू एक्सचेंज विद सराउंडिंग्स. ठीक, अगर कोई ओपन सिस्टम है इसका मतलब है एनर्जी का ट्रांसफ़र या मैटर का ट्रांसफ़र इज़ पॉसिबल. ठीक, तो इसका मतलब दे आर क्लोज टू मैटर एंड एनर्जी. ये ऑप्शन गलत. ओनली एनर्जी एक्सचेंज, नो, एक्सचेंज ऑफ बोथ एनर्जी एंड मैटर विद सराउंडिंग्स हैपन्स. यानी जब हमारे पास एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज हो रहा है एनवायरनमेंट के साथ, बाहर की सराउंडिंग्स के साथ, तो उस केस को हम क्या कह रहे हैं, थर्मोडाइनमिक ओपननेस. तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. ये क्या कह रहा है, थर्मोडाइनमिक ओपननेस इम्प्लाइज इकोसिस्टम आर ओपन सिस्टम दैट एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर विद देयर सराउंडिंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द जियोकेमिकल साइकिल इज प्राइमरीली ड्रिवन बाई जियोलॉजिकल अपलिफ्ट एंड वेदरिंग.
ठीक है, इनको हमने अलग से, ये साइकिल को हमने 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करा है, आप चाहे तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर विल बी फॉस्फोरस साइकिल। ठीक, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। Next question is, in ecological succession, the species that first colonize disturbed environment are termed as। ऐसी स्पीसीज जो सबसे पहले कॉलोनाइज होगी, ठीक, उसको हम बोलते हैं पाइनियर स्पीसीज। ठीक, क्योंकि ये वो स्पीसीज होती हैं जिसको बहुत कम न्यूट्रिएंट्स में भी सर्वाइव कर जाती हैं। क्यों? देखो, ये अगर कोई भी बैरन या डिस्टर्ब इन्वायरमेंट है तो उसमें सबसे पहले जो अपेयर होते हैं उनको बोलते हैं पाइनियर स्पीसीज। ठीक, वो किसी भी हार्श, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट और अनस्टेबल कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेती हैं। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि वो स्पीसीज जो सबसे पहले कॉलोनाइज होंगी, दैट विल बी योर पाइनियर स्पीसीज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल ट्रेट्स इन कम्युनिटी इकोलॉजी इज used to identify species richness, explain evolutionary relationship, understand ecological roles irrespective of taxonomy, quantify a genetic variation। ठीक, तो फंक्शनल ट्रेट्स जो होती हैं, दीज आर द मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल characteristics of species that affects their fitness through growth, reproduction and survival and determines ecosystem functioning। means ये है क्या? it is used to understand। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो फंक्शनल ट्रेड्स हैं, दे आर यूज टू अंडरस्टैंड इकोलॉजिकल रोल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ टैक्सोनॉमी। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज, the process of an ecosystem recovering from a disturbance without external input। अगर किसी प्रोसेस में, ये क्या कह रहा है कि इफ़ द प्रोसेस ऑफ, अगर कोई इकोसिस्टम रिकवर हो रही है बिना किसी एक्सटर्नल इनपुट के, तो उसको हम सीधे सीधे बोलते हैं पैसिव रिस्टोरेशन, क्योंकि यहाँ हमको कोई एफर्ट, एक्सटर्नल एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है। सिंपल बेसिक तरीके से आप अपने आप ही कोई इकोसिस्टम रिकवर कर रहा है, तो उसको हम बोल रहे हैं पैसिव रिस्टोरेशन। तो उसको, इसका मतलब करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। आज हम फिर से डिस्कस करेंगे यूनिट 1 से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन एनवायरनमेंट के। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, द गाया हाइपोथेसिस प्रपोजेस दैट लाइफ अडेप्ट्स टू अर्थ पैसिवली। Second option is, earth is a self-regulating system maintained by life. Ecosystem functions independently of the biosphere. And last one is, the earth operates through thermodynamic isolation. So as we know that the Gaia hypothesis is a very, very beautiful hypothesis which talks about that earth is a self-regulatory system and it knows how to balance itself. It means कहीं अगर धूप, कहीं अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इट मीन्स अर्थ में कहीं टेम्परेचर लो भी हो रहा होगा। ठीक, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टर्म्स डिफाइंस द एनर्जी यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आफ्टर रेस्पिरेशन। एज वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन। ठीक, तो इट मीन्स योर दिस बी ऑप्शन सूट्स द बेस्ट टू अवर डिस्क्रिप्शन। थर्ड क्वेश्चन है, द एज इफेक्ट इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद एक्वेटिक जोन के साथ, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन के साथ, सॉइल फर्टिलिटी के साथ या डिजर्टिफिकेशन के साथ। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि ये एज इफेक्ट है क्या। एक्चुअल में ये जो एज इफेक्ट है, ये क्या शो कर रहा है? इट रेफर्स टू द चेंज इन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी स्ट्रक्चर। जो भी चेंजेस हो रहे हैं दैट अकर्स एट द प्राइमरी एज
एंड बिटवीन टू डिफरेंट हैबिटेट्स ऑफ द इकोसिस्टम। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एज इफेक्ट है ये सीधे सीधे रिप्रेजेंट करता है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन को। इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन इज which process is primarily responsible for the vertical stratification of nutrients in oceans। अब थोड़ा सा पहले इसको समझ लेते हैं, पहले ये चारों टर्म समझ लेते हैं क्योंकि चारों टर्म इम्पॉर्टेंट है। ठीक, पहला टर्म था डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर, लो कॉन्सेंट्रेशन। सैलिनिटी का मतलब होता है द सॉल्ट कंसनट्रेशन, सी वाटर में कितना सॉल्ट का कंसनट्रेशन है। ठीक है, और ये क्या इफेक्ट करता है, वाटर की डेंसिटी को। ठीक, और डेंसिटी से क्या होगा, वो जो ओशन का सर्कुलेशन है उस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है थर्मोहलाइन सर्कुलेशन। अब ये सबसे क्रूशियल प्रोसेस है। इसमें क्या हो रहा है, इट इज़ अ लार्ज स्केल ग्लोबल सर्कुलेशन ड्रिवन बाय डिफरेंसेस इन टेम्परेचर। ठीक, अब इसको हम बोलते हैं ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, जब धूप की वजह से जो ऊपरी लेयर होती है ओशंस की वो बहुत गर्म हो जाती है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जो लो लेवल होती है उसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता, तो उससे एक टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट होता है, इसलिए हम उसको कह रहे हैं ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट। ठीक, और ये हमेशा हमारी यूज़ होती है क्लाइमेट रेगुलेशन और कार्बन साइकिलिंग में। जो विंड टर्बुलेंस है, विंड टर्बुलेंस हमारा क्या है, इट्स सरफेस मिक्सिंग ऑफ ओशन कॉज बाई विंड एनर्जी की वजह से जो सरफेस है ओशन की उसकी जो मिक्सिंग है उसको हम कह रहे हैं विंड टर्बुलेंस। तो फ्रॉम दिस एनालिसिस यू कैन सी दैट द प्रोसेस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन इज योर थर्मोहलाइन सर्कुलेशन। The correct answer is option number C. ठीक, next question is, in negative feedback loop in a ecosystem dynamics usually results in amplification of disturbance, instability, system stabilization and sudden collapse। अब जो नेगेटिव फीडबैक लूप्स होते हैं ना, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ चेंज इन अ सिस्टम ट्रिगर्स अ रिस्पॉन्स, ठीक, दैट काउंटर एक्ट्स और reduces that change, helping to maintain the stability and equilibrium in the system। यानी ये जो हमारे नेगेटिव फीडबैक लूप्स हैं ना, ये किसी भी इकोसिस्टम की को स्टेबल रखने में और उसका इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं, इसलिए द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेगेटिव फीडबैक लूप हमारा क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं किसमें, सिस्टम के स्टेबलाइजेशन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ बायो जियोकेमिकल प्रोविंसेस इज यूज टू अंडरस्टैंड। किस चीज़ के लिए, बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न को समझने के लिए, टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज को समझने के लिए, या एलिमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन एंड साइकिलिंग को समझने के लिए, या फाइटो जियोग्राफी को समझने के लिए। तो जितना आप समझते हो, क्योंकि जो बायो जियोकेमिकल प्रोविंसेस हैं आर द रीजन ऑफ द अर्थ दैट हैव डिस्टिंक्ट पैटर्न और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, केमिकल साइकिलिंग एंड फिजिकल कंडीशंस। मीन्स ये सीधे सीधे क्या चेक करें, ये कौन से रीज़न है जिसमें इसमें क्या हो रहा है, अलग अलग पैटर्न है हमारे किसके, केमिकल साइकिलिंग के और एलिमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन के। तो सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर द फॉलोइंग वुड लाइकली शो अ टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व। अब टाइप 1 सर्वाइवरशिप में वो चीज़ें आती हैं जो कि जिनकी हम एक तरीके से कह सकते हैं जिनकी लाइफ बहुत लॉन्ग होती है, ठीक है, प्लस जिनका मोर्टालिटी रेट कम होता है, और उसमें बेसिकली हम लोग यानी हम ह्यूमन बीइंग भी इसी कर्व में आते हैं। ह्यूमन प्लस जैसे एलिफेंट्स हो गए, ये भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक, इट मीन्स द आंसर विल बी, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ये क्या कह रहा है, द टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व डिस्क्राइब्स अ पॉपुलेशन इन विच मोस्ट इंडिविजुअल सर्वाइव टू द ओल्ड एज एंड मोर्टालिटी इज लो। हाँ, वही कि उनका सर्वाइवल रेट अच्छा है, मोर्टालिटी कम है, ठीक, और लास्ट में जो इंक्रीज होती है मोर्टालिटी रेट वो कब हो रही है इंक्रीज, जब आपकी लेट इन द लाइफ में। ठीक, उसके एग्जाम्पल हो गए ह्यूमंस, एलिफेंट्स हो गए, वेल्स हो गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लेविग्स लॉ ऑफ मिनिमम।
ठीक। एक्चुअल में लेवी लॉ ऑफ मिनिमम, अभी हमने एक लेक्चर भी पूरा किया है इस पे। ये क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन इज एनर्जी इज ट्रांसपेरेंट इन फिक्स टू, जितने भी, पहले इतना सिंपल समझ लो कि जितने भी ये लॉज ऑफ मिनिमम फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये हमारे, ये सीधे सीधे ये बोलते हैं कि अगर किसी चीज़ को सरवाइव करने के लिए एन टाइप के न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक, और अगर कोई न्यूट्रिएंट्स ए कम है, ठीक है, तो दिस विल डिसाइड दैट वेदर दिस प्रोसेस, या प्लांट कह लो, या वो ग्रो करेगा या वो लिमिट करेगी उसकी ग्रोथ को, कौन सी चीज़ है जो उसको कंट्रोल कर पाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ओनली द लीस्ट अबेंडेंट रिसोर्स लिमिट्स प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है आपके पास बाकी न्यूट्रिएंट्स बहुत प्रचुर मात्रा में हो, लेकिन जो रिक्वायर्ड है वो कम है ना, तो वो जो कम है वो डिटरमिन करेगा कि ये वो पर्टिकुलर प्लांट सर्वाइव करेगा या नहीं, या उसकी ग्रोथ कितनी होगी, ठीक। हाँ, ये क्या कह रहा है, स्टेट्स दैट द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन इज लिमिटेड बाय द स्कारस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नॉट बाय द टोटल अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल। मतलब अगर हमारे पास कितने भी रिसोर्स अवेलेबल है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उससे फ़र्क पड़ता है कि कौन उसको चाहिए, लेकिन वो कम है आपके पास, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सॉयल केमिस्ट्री ए हाई केटाइन exchange capacity implies low fertility, high leaching, high nutrient retention and poor water infiltration, ठीक। एक्चुअल में जो केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है, इट इज़ द मेजर ऑफ हाउ मेनी केटाइन्स विच आर एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स ए सॉयल कैन रिटेन ऑन इट्स सरफेस, ठीक। तो सीधा सीधा मतलब क्या हो गया कि सॉयल ने कितने अपनी सरफेस में कितना प्लांट न्यूट्रिएंट्स को रिटेन करके रखा है, ठीक, हाउ मेनी केटाइन्स हैं देयर। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर सी, हाई न्यूट्रिएंट रिटेंशन, ठीक। इट्स एक्सप्रेस इन मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम्स। लास्ट क्वेश्चन इज बायोडाइवर्सिटी एक्सचेंज इकोसिस्टम्स प्रोडक्टिविटी ड्यू टू। इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी कैसे इनहेंस हो रही है, उसमें स्पीसीज आइसोलेशन की वजह से, नीच पार्टीशनिंग की वजह से, और रिसोर्स एक्सक्लूजन की वजह से, या हैबिटेट यूनिफॉर्मिटी की वजह से। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। दैट इज़ इट। आज हम डिस्कस करेंगे फर्दर क्वेश्चंस जो कि बेसिक यूनिट से हैं या फर्स्ट यूनिट से हैं एनवायरनमेंट की। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। तो इज इट डेजर्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट ग्रासलैंड एंड आर्कटिक टुंड्रा। As we know that the tropical rainforest fits the best to this question, because in terms of nutrient cycling this one is has the high amount of richness, ठीक। So option B is the correct one. Next question is the principle of competitive exclusion was first proposed by Darwin, Gauss, Odom and Wallace। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये प्रिंसिपल है क्या। एक्चुअल में ये क्या है कि अगर हमारे पास एक किसी इकोसिस्टम में दो स्पीसीज़ कॉम्पीट कर रही हैं सेम रिसोर्सेज के लिए, तो इट विल इम्पैक्ट समथिंग, मीन्स दे कैन नॉट स्टेबली को एग्जिस्ट, ठीक है, वो एक साथ प्रॉपरली को एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। या तो एक क्या करेगी, ये तो एक एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ठीक, और या तो थोड़ा सा उन दोनों की नीश में डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। तो इट वॉज प्रपोज्ड बाय J.F. गॉस इन 1930। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, गॉस, ठीक। थर्ड क्वेश्चन इज द रेडफील्ड रेशियो इज प्राइमरी यूज टू डिस्क्राइब elemental composition in terrestrial soil, deep ocean sediments, marine phytoplankton and volcanoes. Actual में this Redfield ratio is nothing but the atomic ratio of carbon, nitrogen and phosphorus किसमें, which is found in marine phytoplankton and throughout the deep ocean waters. So the correct answer will be option number C, that is marine phytoplankton, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन इज द Shannon-Weiner index is used to measure soil texture,
species diversity, carbon content and productivity. As we have already discussed this kind of a question in our previous set, so you may have understand that this index is used to measure the species diversity. थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. This is a mathematical measure of species biodiversity in a community that accounts for both species richness और species के evenness में जो contribute करती हैं. इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा सेनन जो हमारा सैनन वीनर इंडेक्स है, ठीक, ये यूज़ होता है किस चीज़ के लिए, स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेज़र करने के लिए. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी पर यूनिट ऑफ एनर्जी अकर्स एट, किस लेवल पे मैक्सिमम बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी अकर्स होती है. ठीक, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्राइमरी प्रोड्यूसर लेवल. वो क्यों, क्योंकि देखो जो पर्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस है, लाइक ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी एग्जिबिट्स मैक्सिमम बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी पर यूनिट ऑफ एनर्जी. ठीक है, दे शोज पर मैक्सिमम बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी. ठीक, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट अबाउट thermodynamics laws and ecosystems is true. Energy is recycled, energy flows in one direction, energy increases through tropical levels and all energy is conserved. The correct answer is energy flow is one direction. क्यों, क्योंकि जो हमने एनर्जी का फ्लो देखा है बेसिकली वो क्या है हमारे पास, फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू डिकम्पोजर एंड देन इट इज़ लॉस्ट एज अ हीट एट ईच ट्रॉपिकल लेवल, जो कि हमने पढ़ा था कौन सा 10% लॉ में हमने देखा था. ठीक, तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है, दिस वन वे जो फ्लो अलाइन है ना, ये थर्मोडाइनमिक्स के साथ भी अलाइन होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, एनर्जी फ्लोज इन वन डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ जेनेटिक वेरिएशन एंड सीजनल लाइफ साइकिल इवेंट्स, बायो जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड सॉइल न्यूट्रिएंट डायनेमिक्स. पहले थोड़ा सा देख लेते हैं है क्या. देखो, फेनोलॉजी ऑब्जर्व्स व्हेन प्लांट कब ब्लूम हो रहा है, बर्ड्स कब माइग्रेट कर रही हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स कब हैच कर रहे हैं, ट्रीज़ कब लीव्स को शेड करती हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि जो सीजनल लाइव इवेंट्स है ना, ठीक है, उसको हम स्टडी करते हैं जब, तो दैट इज टर्म्ड एज फेनोलॉजी. इट मीन्स द ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. मीन्स ये स्टडी क्या स्टडी कर रही है कि व्हेन फ्लावर कब ब्लूम होंगे, कोई ट्री है वो शेड कब करेगा, ठीक है, यानी सीजन ऑफ द लाइफ. ठीक, तो आंसर नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक, ऑप्शन नंबर 8 इज द जोन ऑफ टॉलरेंस concept explains soil rich contents, distribution of species based on the abiotic factors and energy balance in autotrophs and niche overlap. तो एक्चुअल में जब हमने लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स पढ़े थे तो उसमें हमने पढ़ा था ये जोन ऑफ टॉलरेंस. ठीक है, इसमें हमारा सीधे सीधे हम क्या चेक करते हैं कि देखो ये कहता है कि एक मिनिमम लेवल, एक लेवल ऑफ टॉलरेंस होता है किसी भी स्पीसीज़ को सर्वाइव करने के लिए, उससे कम या उससे ज़्यादा होने पे वो स्पीसीज़ सर्वाइव नहीं कर पाएगी. कैसे कैसे हो सकता है, जैसे कोई प्लांट है, उस प्लांट को अगर आपने वाटर ही नहीं दिया तो तब भी वो प्लांट डाई कर सकता है, लेकिन अगर आपने किसी प्लांट को ओवर वाटरिंग कर दी तो तब भी हमारा वो प्लांट क्या कर सकता है, प्रॉब्लम कर सकता है. तो इसका मतलब क्या हो गया, द करेक्ट आंसर विल बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीसीज बेस्ड ऑन एबायोटिक फैक्टर. उस एबायोटिक फैक्टर्स में हमारे टेम्परेचर, पीएच, लाइट, सैलिनिटी सारी आती है. तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज critical nutrients limitation in aquatic system is often due to phosphorus, potassium, iron and sulfur. अब जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है ना, उसमें देखो हमारा फॉस्फोरस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये एमिनो एसिड्स और एटीपी के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है, तो इसलिए फॉस्फोरस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. इन aquatic ecosystem, particularly freshwater system में phosphorus is often the primary limiting nutrients
and when phosphorus is short supply, it limits the growth of algae and aquatic plants, even the other nutrients. ये वही क्वेश्चन हो गया लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का. फॉस्फोरस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एटीपी के लिए रिस्पॉन्स एसेंशियल है, न्यूक्लिक एसिड्स के लिए एसेंशियल है. ठीक. हाँ, वहीं जहाँ हमारा एक्सेस फॉस्फोरस एक्सेस हो जाता है, इट लीड्स टू यूट्रिफिकेशन, यानी कि जहाँ एल्गी ब्लूम होने लगती है, उस एल्गी ब्लूम की वजह से ऑक्सीजन की डिप्लीशन होती है और उसकी वजह से कोई एरिया डेड जोन में कन्वर्ट हो जाता है. इसलिए हम क्या कह रहे हैं, फॉस्फोरस इज द बेस्ट एलिमेंट. लास्ट वन इज which process does not lead to biodiversity loss directly? Habitat fragmentation, biological invasion और pollination and over exploitation. ये क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है आप ऐसे ही कर लोगे बिना इवन पढ़े हुए भी. इवन कोई नॉन इन्वायरमेंट का या कोई बायोलॉजी का सब्जेक्ट नहीं भी पढ़ रहा है, उसका मेन सब्जेक्ट नहीं भी है, तब भी वो इस क्वेश्चन को कर सकता है, क्योंकि ये कह रहा है कि डायरेक्टली कौन सी ऐसी चीज़ है जो बायोडाइवर्सिटी के लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. ठीक है, डायरेक्टली. ठीक. तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे उसमें करके देंगे. हेलो, हमारी MCQ सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे फर्दर मोर 10 क्वेश्चंस को. फर्स्ट क्वेश्चन है, द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज डिटरमिन्ड बाय नंबर ऑफ प्रोड्यूसर, predation rates, availability of limiting resources, and total biodiversity. As we have already discussed so many times the laws of limiting factors, and this question is related to that concept. Take that, as we know that the maximum number of individuals of a species that an ecosystem can support without degrading the environment over a long term. ठीक. And this is determined based on the number of availability of limiting resource, because it will decide who's going to survive or who's not going to survive. So the correct answer is option number C. Next question is gross primary productivity minus autotrophic respiration equals, or we have already discussed this topic also, that we know the formula for net primary productivity, that is NPP will be equals to GPP minus R. So the answer will be option number A, that is net primary productivity. Next question is the functional role played by a species in an ecosystem is known as its habitat, biome, niche and territory. The correct answer will be niche. आज बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक, एक तरीके से जो लास्ट आपने कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसी के बेसिस पे, उसी का रिवीजन है एक तरीके से. लास्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन इज द न्यूट्रिएंट इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग द टर्म इमोबिलाइजेशन रेफर्स टू लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, conversion of nutrients into gaseous form, temporary incorporation into microbial biomass, and last one is erosion related loss. पहले थोड़ा सा देख लेते हैं इमोबिलाइजेशन होता क्या है. एक्चुअल में दिस इज नथिंग बट अ कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म बाय माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एंड मेक देम टेम्पररी अनअवेलेबल टू प्लांट्स. ठीक. दिस प्रोसेस immobilize the nutrients in microbial biomass, making them unavailable to plants. ठीक है. कब तक? जब तक कि जो माइक्रोब्स होते हैं दे डोंट डाई एंड डिकम्पोज अगेन. ठीक. ड्यू टू द मिनरलाइजेशन, इसका रिवर्स जो प्रोसेस होगी दैट विल बी मिनरलाइजेशन. सो द करेक्ट आंसर विल बी टेम्पररी इनकॉर्पोरेशन इनटू माइक्रोबियल बायोमास, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कीस्टोन species exerts minimum influence, disproportionate ecological impact, equal influence as other species, no influence on diversity. अब थोड़ा सा देख लेते हैं ये जो कीस्टोन स्पीसीज होती है ना, whose impact on the ecosystem is much greater than would be expected based on its population size. Take a disproportionate large influence on the structure and functioning of the ecosystem relative to its abundance and biomass. It means the answer will be option number B. The correct answer will be option number B, that is ecological impact को
डिसप्रपोर्शनेट करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इकोसिस्टम सर्विस एक्सेप्ट इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, रिक्रिएशन, cultural values and urbanization. So it is very simple question, as you can directly do it by the elimination, that this urbanization type of things doesn't belongs to this category. So the correct answer will be option number D, that is urbanization. Next question is the main driver of stratification in a lake during summer is salinity, temperature gradient, pH and wind mixing. ठीक, अब पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं, ये क्वेश्चन हमने इसी टाइप का एक क्वेश्चन और भी किया था पहले। तो जो स्ट्रेटिफिकेशन होता है इट इफेक्ट्स ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन को, न्यूट्रिएंट की साइकिलिंग को, एक्वाटिक लाइफ को। ठीक, अब एक्चुअल में क्या होता है, ऑक्सीजन में गेट डिप्लीटेड इन द बॉटम लेयर, ठीक, जो कि इफेक्ट करती है किसको, फिश को और डिकम्पोजिशन प्रोसेस को। इन समर्स लेक में, लेक जनरली क्या हो जाती है, थर्मली स्ट्रेटिफाइड हो जाती है, और उससे क्या होता है, अलग अलग टेम्परेचर हो जाते हैं लेयर पे। क्यों? क्योंकि जो सरफेस का वाटर है वो तो सन से हीट हो जाता है, वो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, और जो डीपर वाटर है वो डेंस होगा ज़्यादा कंपैरेटिव टू द सरफेस वाटर के, और इट विल बी, वो कोल्ड भी होगा इससे। अब उससे क्या होता है, दिस डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड डेंसिटी प्रिवेंट्स मिक्सिंग देम। ठीक, तो इसलिए हमारा जो मेन फैक्टर है, जो मेन ड्राइवर है, दैट इज़ टेम्परेचर ग्रेडियंट, क्योंकि ड्यू टू द समर वो टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाता है, तो लेयर में वैसे डिफरेंस क्रिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोम्स आर प्राइमरली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन फॉना, लैटिट्यूड, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन एंड सॉयल पीएच। द करेक्ट आंसर इज क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एलिमेंट इज ऑफन लिमिटिंग in freshwater ecosystem? Any guesses? और इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत करे हैं। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर रखे हैं। ठीक, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फॉस्फोरस। क्योंकि फॉस्फोरस क्या कर रहा है, क्योंकि फॉस्फोरस हमारा एक तरीके से एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम कर रहा है इसमें। ठीक, लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की? पहले स्पीसीज, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर ऑब्वियसली बात है सबसे लास्ट में होगा, उससे पहले क्या होगा, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से पहले कम्युनिटीज़, कम्युनिटी से पहले पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन से पहले स्पीसीज। सो दिस वन विल बी योर करेक्ट ऑर्डर। देखो इसमें पहले क्या है, पॉपुलेशन है, स्पीसीज है, तो ये रिवर्स हो गया ना, पहले स्पीसीज होंगी तभी तो उनकी पॉपुलेशन होगी। ठीक, इसमें क्या हो रहा है, थर्ड ऑप्शन में क्या हो रहा है हमारा, स्पीसीज, इकोसिस्टम, पॉपुलेशन। ये क्या प्रॉब्लम कर रहा है, ये प्रॉब्लम कर रहा है कैसे, इकोसिस्टम पहले लिया है, तो ये गलत आंसर हो गया। लास्ट वन इज ऑल्सो रॉन्ग, सो फर्स्ट वन वॉज योर करेक्ट ऑप्शन, दैट वॉज स्पीसीज, देन पॉपुलेशन, देन कम्युनिटी, देन इकोसिस्टम, देन बायोस्फीयर। तो दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। हेलो, आज हम डिस्कस करेंगे जो आपकी यूनिट 1 है इन्वायरमेंट साइंस में, ठीक है, जिसमें बेसिक प्रिंसिपल्स आते हैं, उस फंडामेंटल सिलेबस से कुछ 20 सिंपल से बेसिक क्वेश्चंस को, MCQs को, ठीक है, उससे रिलेटेड हम जो वैसे टफ क्वेश्चन होंगे या जिसमें नीड होगी उसके हम एनालिसिस भी करेंगे डिटेल में। जो सिंपल क्वेश्चन होंगे उनको सिंपली कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, which one of the following biogeochemical cycle is considered sedimentary and lacks a significant atmospheric phase? तो जैसे कि आपको पता है कि जितने भी ये कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर साइकिल है ना, ये तीनों गैसियस फेज हैं। ठीक, तो सिर्फ एक ही फेज बचता है हमारे पास, जो कि जिसका कोई जो किसी गैसेस फेज में नहीं आता, तो उसको हम कह रहे हैं फॉस्फोरस साइकिल। द करेक्ट आंसर विल बी फॉस्फोरस साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑडम्स यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो मॉडल विच कंपोनेंट रिप्रेजेंट्स एनर्जी दैट इज लॉस्ट एंड नॉट यूज्ड फॉर प्रोडक्शन? एसिमिलेशन, रेस्पिरेशन, नेट प्रोडक्शन एंड स्टैंडिंग क्रॉप। तो इसमें जो सबसे
कॉमन है, जो यूज़ नहीं होती है, जो कंपोनेंट ऐसा है जो कि लॉस्ट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम कह रहे हैं रेस्पिरेशन। तो करेक्ट आंसर विल बी आंसर नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम टिपिकली शोज द हाइएस्ट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया? ऑप्शन ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कोरल रीफ, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ओपन ओशन। अब पहले समझ लेते हैं कि ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती क्या है। एक्चुअल में ये कुछ नहीं है, इट इज सिंपली, इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ बायोमास एंड ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स, और जिसको हम कह रहे हैं ऑटोट्रॉप्स, इन अ गिवन एरिया एंड टाइम आफ्टर सबट्रैक्टिंग द एनर्जी यूज्ड by the plants for respiration। यानी अगर हम कहें तो द फॉर्मूला विल बी NPP विल बी ग्रॉस प्रोडक्शन या GPP कह लो माइनस रेस्पिरेशन। ठीक, अगर इसका सिंपल फार्मूला देख ले तो इट इज़ GPP माइनस R, यानी कि जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो किसके इक्वल होती है, जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, यानी कि टोटल एनर्जी जो कैप्चर हो रही है थ्रू किससे, फोटोसिंथेसिस की वजह से, और जो रेस्पिरेशन है उसकी वजह से। तो इसकी वजह, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यही आपका हाईएस्ट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी शो करता है। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गाया हाइपोथेसिस propose that earth is a self-regulatory system where biotic abiotic components interact, evaluation is driven purely by competition, ecosystems are random and non-deterministic, anthropogenic activity is always beneficial। अब सिंपल टर्म में मैं अगर कहूँ तो गाया हाइपोथेसिस एक बहुत ही खूबसूरत फिलोसॉफिकल और साइंटिफिकल थ्योरी है, जो ये डिफाइन करती है, जो ये कहती है, जो ये मानती है, हाइपोथेसिस सेज कि अर्थ अपने आप में एक रेगुलेटरी सिस्टम है जो खुद को हील करना जानती है। ठीक, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं कि गाया हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय जेम्स लावलॉक विद कंट्रीब्यूशन फ्रॉम लिन मार्गुलिस, इज अ साइंटिफिक एंड फिलोसॉफिकल आइडिया दैट यूज अर्थ एज अ सेल्फ रेगुलेटिंग लिविंग सिस्टम। सो करेक्ट आंसर विल बी अर्थ इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम। और ये बहुत ब्यूटीफुल फिनोमिना है, क्योंकि ये कहता है कि अर्थ के पास इतनी पावर है कि वो अपनी हर चीज़ को मेंटेन कर ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट द रेडॉक्स पेयर इन द नाइट्रोजन साइकिल। अब थोड़ा सा पहले देख लेते हैं इनमें से कौन सा रेडॉक्स पेयर को शो कर रहा है नाइट्रोजन साइकिल में। लेकिन पहले चेक कर लेते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल में कौन कौन से हमारे पास रेडॉक्स पेयर्स हैं। ठीक, अब जैसे आपको पता है कि नाइट्रोजन साइकिल में हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नाइट्रिफिकेशन होता है। ठीक, तो इस प्रोसेस में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, इस प्रोसेस में हमारे पास जो रिएक्शन होती है वो जनरल रिएक्शन है कि एक जो आपके पास नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो रही है अमोनिया में। इसमें जो रेडॉक्स पेयर आपके यूज़ होते हैं वो होते हैं N2, यानी नाइट्रोजन एंड अमोनिया। ठीक, जो नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस है उसमें हमारे पास ये अमोनियम आयन कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रेट में, यानी इसके लिए हम रेडॉक्स पेयर अगर कहें तो NH4 NO2 माइनस एंड NO3 माइनस। ठीक, अब डीनाइट्रिफिकेशन में ये दोबारा से ये नाइट्रेट कन्वर्ट हो रहे हैं नाइट्रोजन में। ठीक, इसमें हमारे पास नाइट्रेट एंड नाइट्रोजन है। ठीक, एमोनॉक्स में जो है वो NH4 कन्वर्ट हो जा रहा है N2 में। ठीक, एसिमिलेशन में नाइट्रेट प्लस ऑर्गेनिक एन, अमोनिफिकेशन में हमारे पास अमोनियम आयन है। ठीक, तो आप इसमें से सिंपली चेक कर सकते हो अगर इस टेबल को देखने के बाद कि हमारा ये जो पेयर है ना, सिर्फ यही पेयर जो है आपका ये शो कर रहा है किसको, सीधे सीधे ये शो कर रहा है कि आपके पास ये रेडॉक्स पेयर कौन सा है हमारा, ये रहा। ठीक है, ये वाला कौन सा, दिस वन एंड दिस वन। यानी अगर हम कहें तो दिस वन ammonium ion and this one and this pair will be the
very listed pair in a nitrogen cycle. अब next question is the biological pump in oceanic system refers to the production of ocean acidification, wind-driven nutrient mixing, the export of carbon from surface to deep ocean through sinking particles, the upwelling of nitrogen rich water. इनमें से क्या, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि हमारे पास ये बायोलॉजिकल पंप है क्या. तो बायोलॉजिकल पंप एक बेसिक प्रोसेस है बाय विच जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं. किस प्रोसेस के थ्रू? थ्रू फोटोसिंथेसिस के थ्रू. एंड दिस ऑर्गेनिक मैटर इज देन ट्रांसफर टू द डीपर ओशन लेयर थ्रू द फूड वेब एंड द सिंकिंग ऑफ पार्टिकल्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस ऑर्गेनिक मैटर इज then transfer to the deeper ocean layers through the food web and the sinking of the particles. It means जो correct answer होगा that will be answer number C, the export of carbon from surface to the deep ocean through sinking particles. ठीक. next question है which of the following ecological pyramid is always right. और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आई थिंक 10th-12th में आपको समझ आ जाएगा आई थिंक, क्योंकि हमको पता है कि जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है इट इज़ ऑलवेज अपराइट, और उसके सीधे उसके पीछे जो लॉजिक होता है दैट लॉजिक इज 10% रूल, जो कहता है ठीक, जो कहता है कि एक लेवल से किसी भी ट्रॉपिकल लेवल में एक लेवल से दूसरे लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी का ही ट्रांसफ़र होता है. जो रिमेनिंग 90% एनर्जी है दैट इज़ लॉस्ट मेनली एज अ हीट और यूज्ड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस लाइक मूवमेंट, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और रेस्पिरेशन. मतलब ये जो 90% एनर्जी है ना ये खर्च हो जाती है इसमें, ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में, रेस्पिरेशन में. सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है किसको, जो नेक्स्ट लेवल है. इसका मतलब क्या हो गया कि करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी, पिरामिड ऑफ एनर्जी. ठीक. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेविग लॉ ऑफ मिनिमम इज बेस्ड ऑन द न्यूट्रिएंट इन least supply relative to the need limit growth, the most abundant nutrient enhance growth, all nutrients are equally important and biological systems can function without limiting nutrients. अब सीधे सीधे ये क्या कह रहा है कि इस पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि ये लीबिग्स का प्रिंसिपल है क्या, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम. ये सीधे सीधे क्या कहता है कि किसी भी प्लांट की ग्रोथ लिमिट होती है किससे, जो कि असेंशियल न्यूट्रिएंट्स है दैट इज़ इन द शॉर्टेज सप्लाई. अगर वो कम है तो चाहे उसके अलावा बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कितने भी अबंडेंट क्यों ना हो. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, द न्यूट्रिएंट इन लीस्ट सप्लाई रिलेटिव टू नीड लिमिट्स ग्रोथ. ठीक. अब इसको प्रपोज किया था कभी, ये थोड़ा सा आप देख सकते हो, इतना बहुत कॉमन नेम है. इट इज़ जस्टस वॉन लेबर्ग इन 19th century. ही वॉज अ जर्मन केमिस्ट. और सिंपल से बात है कि ये क्या कह रहा है, द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट इज लिमिटेड बाय द एसेंशियल न्यूट्रिएंट दैट इज इन द शॉर्टेस्ट सप्लाई इवन इफ ऑल अदर न्यूट्रिएंट्स आर द अबंडेंट. मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जिसकी ज़रूरत है अगर वो नहीं है ना तो बाकी और चीज़ें कितनी भी अबंडेंट हो आपके लिए सफिशिएंट नहीं होंगी. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोटिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द एक्चुअल पॉपुलेशन ऑफ a habitat supports the reproduction capacity of an organism under ideal conditions, the decline of population and over time and carrying capacity minus mortality rate. अब ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है कि बायोटिक पोटेंशियल का सिंपल मीनिंग होता है द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अंडर आइडियल कंडीशन. ठीक. ये किसी भी उसके लिए बायोटिक पोटेंशियल हो गया. ठीक. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम इन एन इकोसिस्टम रेफर्स टू. ठीक. अब पहले इसको देख लो, ये क्या कह रहा है, स्टैटिक सिस्टम विद नो चेंज, कांस्टेंट इनपुट एंड आउटपुट विद स्टेबल इंटरनल कंडीशन, ए सिस्टम इन डिक्लाइन एंड रीचिंग जीरो एंट्रोपी. ठीक. अब इसको पहले पढ़ लेते हैं कि ये स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम जो कंडीशन है वो है क्या. एक्चुअल में ये कंडीशन हमारी क्या कहती है कि ये कंडीशन है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, विच ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ अ इकोसिस्टम रिमेन रिलेटिवली कांस्टेंट ओवर टाइम डिस्पाइट द कंटिन्यूअस इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द एनर्जी एंड मैटर. मतलब
इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी इकोसिस्टम की ओवरऑल फंक्शनिंग और उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर हमेशा रिलेटिवली कांस्टेंट ही रहता है टाइम के ऊपर, चाहे कि उसमें एनर्जी और मैटर का कितना भी कांस्टेंट इनपुट हो। यानी इसका मतलब क्या होगा, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कांस्टेंट इनपुट एंड आउटपुट विद स्टेबल इंटरनल कंडीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेजिडेंस टाइम ऑफ कार्बन इन द डीप ओशन इज अप्रॉक्सीमेटली, और ये आपको पता है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये सीधे सीधे इज ग्रेटर देन 10,000 ईयर्स। ठीक, द रेजिडेंस टाइम ऑफ अ carbon in a deep ocean refers to the how long on average a carbon atom stays in the deep ocean before returning to the surface or being sequestered in sediments। तो उसको हम कह रहे हैं क्या कि उसका टाइम, तो ये जनरली बहुत हाई होता है जिसको हम कह रहे हैं ग्रेटर देन 1000, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, विच आइसोटोप इज कॉमनली यूज एज अ ट्रेसर इन एनवायरमेंटल स्टडीज फॉर कार्बन साइक्लिंग। ये सीधे सीधे आपका यूज होता है कार्बन 14। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द टर्म इकोसिस्टम रेजिलियंस रेफर्स टू द रेजिस्टेंस टू स्पीसीज इन्वेजन, एबिलिटी टू मेंटेन एनर्जी फ्लो, capacity to return to equilibrium after disturbance and none of the above। ठीक, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये इकोसिस्टम रेजिलियंस है क्या। वैसे तो आपको उसके सिंपल डेफिनेशन से ही समझ आ रहा हो कि रेजिलिएट करना मतलब अगर आपके सामने कोई चेंजेस है ना, तो उस चेंज आने के सामने, कोई सिचुएशन आने के बाद भी आप कैसे डील कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड रेजिलियंस। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर वैसे ऑप्शन नंबर सी हो गया कि कैपेसिटी टू रिटर्न टू इक्विलिब्रियम आफ्टर डिस्टर्बेंस। ठीक, बट थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इकोसिस्टम रेजिलियंस इज द एबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम टू एब्जॉर्ब डिस्टर्बेंस। मतलब अगर कोई डिस्टर्बेंस होता है ना, उसको एब्जॉर्ब कैसे करना है, रिकवर कैसे करना है और रिटर्न कैसे करना है ओरिजिनल स्टेट में। ठीक, किसके बाद, आफ्टर बीइंग डिस्टर्ब कह लो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज एल्बेडो ऑफ अर्थ इज क्लोजेस्ट टू। ये बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि हम बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया कि पहले एक बार समझ लो कि ये एल्बेडो होता क्या है। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होता है कि जितनी सोलर से लाइट, ठीक, इट इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय अ सरफेस। मतलब जो सोलर से सनलाइट आ रही है उसका कितना हम उसको हम कितना रिफ्लेक्ट कर रहे हैं बैक टू द बाई सरफेस, उसको बोल रहे हैं एल्बेडो। और एल्बेडो का नॉर्मली हमारे पास है 30%, और इसका मतलब क्या हो गया, इसको 0.30 भी लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो कि 30% जो सोलर से टोटल रेडिएशन आ रहा है वो 30% रिटर्न हो जाता है किसको, बैक टू द स्पेस, और 70% जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है अर्थ सरफेस से या एटमॉस्फेयर में, वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो एवरेज एल्बेडो है वो अर्थ का वो लगभग 30% के अप्रॉक्स है। ठीक, नेक्स्ट है आपके पास इन इकोलॉजिकल स्टोइकियोमेट्री द रेडफील्ड रेशियो इन मरीन सिस्टम इज अप्रॉक्सीमेटली 106:16:1, 10:1:1, थर्ड वन इज 60:20:10 और 50:10:2। अब एक्चुअल में ये क्या है, ये बेसिकली कुछ नहीं है, रेडफील्ड रेशियो इज नथिंग बट द एटॉमिक रेशियो ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, दैट इज व्हाई इट इज रिटन एज CNP। ठीक, तो किसी भी मरीन फाइटोप्लैंक्टन में, ठीक है, हमारे पास ये हम क्या कह रहे हैं, जो रेशियो है कार्बन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का, दैट इज टर्म्ड एज रेडफील्ड रेशियो। अब ये नॉर्मली हमारे पास होता है 106:16:1। इसका मतलब क्या होता है कि हर 106 एटम ऑफ कार्बन के लिए 16 एटम है नाइट्रोजन के और 1 एटम होता है फॉस्फोरस का। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 106:16:1। मतलब ये जो रेडफील्ड रेशियो है मरीन सिस्टम में वो इतना होता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीडबैक मैकेनिज्म कंट्रीब्यूट टू द इंक्रीज वार्मिंग ड्यू टू द आइस मेल्ट। ठीक,
अब ये ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है बेसिकली, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है ना तो हमारे पॉजिटिव फीडबैक लूप एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और ये होता क्या है, एल्बिडो रिडक्शन की वजह से, ठीक। यानी अगर जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है, जो हीट रिफ्लेक्ट हो रही है बैक टू द स्पेस, वो उतनी नहीं हो रही है, वो बढ़ जा रही है, ठीक है, वो सॉरी कम हो रही है। इसका मतलब जो अर्थ है वो ज़्यादा हीट आपकी एब्जॉर्ब करेगी, जितनी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी उतनी ज़्यादा आइस मेल्ट होगी, ठीक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पेनार्की इन इकोलॉजिकल थ्योरी। अब पहले ये समझ लो ये है क्या, ये हायरार्किकल एनर्जी फ्लो है, सिक्लिकल एंड क्रॉस स्केल इंटरेक्शन ऑफ इकोसिस्टम है, लीनियर प्रेडिटर प्रे डायनेमिक्स है, या सिंगल ट्रॉपिकल लेवल इंटरेक्शन है। पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक। ये एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में दिस इज नथिंग बट it is a conceptual framework that describes how ecosystem, social system and economical systems are linked across different scale of time and space through adaptive cycle of growth, collapse and renewable. Systems don't operate in isolation, instead they exist in nested hierarchies where change at one label can influence and be influenced by the another label. So the correct answer will be option number B, that is cyclical and cross scale interaction in ecosystem. Next question is the main driver of latitudinal variation in primary productivity wind speed होगी, या सोलर रेडिएशन होगा, ओशियन सैलिनिटी होगी, या न्यूट्रिएंट टॉक्सिसिटी होगी। तो ऑब्वियसली बात है जो मेन ड्राइवर होता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का वो सोलर रेडिएशन ही होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज यूज टू एस्टिमेट एनपीपी इन एक्वेटिक सिस्टम। अब इसके थोड़ा सा मेथड देख लेते हैं, हमारे पास बहुत से मेथड्स हैं, ठीक। पहला ऑप्शन है लाइट एंड डार्क बॉटल मेथड, सॉइल कोरिंग मेथड, लिटर बैग मेथड एंड बॉम्ब कैलोरीमेट्री मेथड। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके बहुत से मेथड हैं बेसिकली, ठीक। अब एक्चुअल में क्या है, ठीक, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था सीधे सीधे NPP इक्वल्स टू GPP माइनस R, और इसके लिए हमारे पास बहुत से मेथड है। जो सबसे पहला मेथड है, सिर्फ नाम मैं ले रही हूँ, फर्स्ट वन इज़ लाइट एंड डार्क बॉटल मेथड, इसको डिटेल में कभी थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे। देन वी हैव कार्बन 14 अपटेक मेथड, देन वी हैव सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग, एंड नेक्स्ट मेथड इज डिजॉल्व ऑक्सीजन, उसको चेंज करते हैं, एंड देन वी हैव मॉडलिंग अप्रोच, डिफरेंट मॉडलिंग अप्रोचेज हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक। तो आपने देखा देयर आर 5 ऑप्शन, ठीक है, ठीक, बहुत से डिफरेंट मैथड है टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो हम जनरली हम क्या करते हैं, हम इसमें से ये तीनों यूज़ नहीं होते, सिर्फ लाइट एंड डार्क बॉटल मैथड ही यूज़ होता है इस सिचुएशन में, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज the Shannon-Wiener index is a measure of energy flow, nutrient cycling, species diversity and ecological resistance। अब पहले पढ़ते हैं कि इंडेक्स है क्या, ठीक। दिस Shannon-Wiener इंडेक्स, इसको हम Shannon इंडेक्स भी बोलते हैं या Shannon एंट्रोपी भी बोलते हैं। ये कुछ नहीं है, इट इज़ अ मैथमेटिकल मेजर ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी, ठीक है, जिसमें हम दोनों चीज़ें चेक करते हैं कि स्पीसीज़ की रिचनेस कितनी है, यानी किसी भी उसमें नंबर ऑफ स्पीसीज़ कितनी है, एंड स्पीसीज़ की इवननेस कितनी है, मतलब रिलेटिव एबंडेंस ऑफ ईच स्पीसीज़ हम देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो Shannon-Wiener इंडेक्स है ये मेज़र करता है स्पीसीज़ डाइवर्सिटी को। इसका मतलब ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। कल हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके। थैंक यू।